हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजन आइज की PT 365 जो कि अपडेटेड क्लासरूम मटेरियल है। मार्च से लेकर मई के बीच में जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। एनवायरमेंट की लेसन चल रही है। इन्वायरमेंट में अब तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक। आज हम लोग यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की कुछ टॉपिक देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा टॉपिक है और सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेसन देखने के लिए एज यूजुअल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी की टॉपिक। और फर्स्ट टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कोई भी रिपोर्ट आ रहा है तो उसको कौन पब्लिश करता है। यहाँ पे जो पब्लिश करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, साथ ही साथ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिलकर यहाँ पे स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2020 रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश किए हैं। तो कुछ यहाँ पे FAO के बारे में समझ लीजिए, फैक्ट्स एंड फिगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये यूनाइटेड नेशन का ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल एफर्ट्स लेकर आता है किस लिए, तो हंगर को ख़त्म करने के लिए। जो भूखमरी है, भूखमरी को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इसका मेन गोल है कि फूड सिक्योरिटी यहाँ पे सारे लोगों को प्रोवाइड करना और लोगों को यहाँ पे हाई क्वालिटी जो फूड है वो यहाँ पे उनको देना, जिससे कि वो एक्टिव रहे, हेल्दी लाइफ रहे, वो जी सके। साथ ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में और आज की डेट में 194 मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर की बात करें तो इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस को देखा जा रहा है कि फॉरेस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है और लोग जो कि किस तरीके से फॉरेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं और यहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से बायोडाइवर्सिटी को यूज़ कर रहे हैं। ये जो इशू है ना इस तरीके के फॉरेस्ट रिपोर्ट का, वो यहाँ पे रिजल्ट किसके द्वारा निकल कर आया, तो FAO का जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 है, इसी के थ्रू यहाँ पे कुछ इशू निकल कर आ रहा है इस रिपोर्ट में। तो देख लेते हैं डिटेल में। और हाँ, ये जो आपका यहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट है, तो इसमें क्या एग्जामिन किया जाता है, इसमें यहाँ पे जो भी आपका फॉरेस्ट है कि फॉरेस्ट का कितना यूज़ हो रहा है, किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, कितना एक्सटेंट है, कहाँ तक फॉरेस्ट यहाँ पे घिरा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन क्या है, मैनेज किस तरीके से हो रहा है, ये सारा चीज़ जो है 236 कंट्रीज़ में इस चीज़ को एक्सेस किया जाता है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट निकल कर आया है उसका की फाइंडिंग क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग फॉरेस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो फॉरेस्ट में आप देखोगे कि हैबिटाट यहाँ पे प्रोवाइड करता है, क्योंकि जंगल में आप देखोगे बहुत तरीके के स्पीसीज़ वहाँ पे रहते हैं। 80% जो है एम्फीबियन स्पीसीज़ रहते हैं, साथ ही साथ जो है 75% आपके बर्ड्स रहते हैं, 68% मैमल्स स्पीसीज़ रहते हैं और 60% जो है वो सारे वेस्कुलर प्लांट है जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो एम्फीबियन स्पीसीज़ कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्पीसीज़ जो कि ज़मीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, और 75% बर्ड स्पीसीज़ है, 68% मैमल है जो कि स्तनधारी स्पीसीज़ होते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हो कि कितने लार्ज नंबर पे स्पीसीज़ और प्लांट स्पीसीज़ दोनों आपको देखने को मिलेगा। एरिया जो फॉरेस्ट के द्वारा कवर्ड किया जाता है, 31% जो है ग्लोबल लैंड एरिया है फॉरेस्ट के अंदर, और मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट आप देखोगे तो कहाँ है, सिर्फ 5 कंट्री में पाया जाता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, 5 कंट्री में मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड का जंगल है जो कि ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में क्यों है? अमेज़ॉन फॉरेस्ट के कारण आप कह सकते हो। कनाडा का है, चाइना में है, रशिया में है और US में है। ये 5 कंट्री है जिसमें कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की अगर हम लोग बात करें, यानी कि डिफॉरेस्टेशन जो पेड़ों की कटाई होती है और जो यहाँ पे फॉरेस्ट की जो क्वालिटी और क्वांटिटी जो बर्बाद होती जा रही है उसके बारे में अगर बात करें पिछले 5 साल में, तो जो रेट है डिफॉरेस्टेशन का वो यहाँ पे कम होते गया है। अगर हम लोग 1990s के कंपैरिजन में देखें, यानी कि 1990s के कंपैरिजन में जिस तरीके से फॉरेस्ट को सफाई किया जा रहा था, काटा जा रहा था, वो यहाँ पे आज के डेट में आपको कम देखने को मिलेगा। और जो लॉस ऑफ फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज़ भी हो गया है। 1990 से अगर हम लोग आज के डेट में देखें तो जितना फॉरेस्ट की जो लॉस्ट हो रही थी, फॉरेस्ट जो ख़त्म होते जा रहा था, वो भी आज के डेट में डिक्रीज़ हो गया, कम यहाँ पे फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट को यहाँ पे कंजर्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। स्पीसीज़ की कंजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस है कि जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ है, जो कि थ्रेटेंड स्पीसीज़ है, जिनकी कि यहाँ पे प्रजाति में विलुप्त होने की संभावना है, तो वो सारे स्पीसीज़ को बहुत हद तक यहाँ पे बचाया जा रहा है, बहुत हद तक कंजर्व किया जा रहा है। फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट इंडेक्स निकल कर आया था जिसमें ये बताया गया है कि 1970 से लेकर 2014 के बीच में 53% तक ऐसे कुछ इंक्रीज़ हुआ है रिस्क ऑफ स्पीसीज़ का, जो कि वल्नरेबल से एक्सटिंक्ट में आ गए हैं। यानी कि पहले इनकी सिचुएशन वल्नरेबल थी, लेकिन अब जो है वो यहाँ पे विलुप्त होने के कगार में आ गए हैं। ऐसे 53% तक जो है कुछ स्पीसीज़ है। इंडेक्स जो है ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था, ये भी डायरेक्टली
डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा आपका कि फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा ये डेवलप किया गया था, जिसमें कि ट्रैक किया जाता है कि जो 1000 ऑफ वर्टिब्रेट पॉपुलेशंस है ना हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो उनके एबेंडेंस को यहाँ पे देखा जाता है कि कितना ज़्यादा चेंज हुआ है, उस चीज़ को ट्रैक किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख लें प्रोपोर्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो कि ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया का है क्लाइमेट का डोमेन के कारण, तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इस तरीके का ग्रीन कैरेबियन सी में भी, कैरेबियन एरिया में भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ये जहाँ पे आपका अमेजॉन फॉरेस्ट है, उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा, ये हमारे इंडिया में भी थोड़ा बहुत है लेकिन साउथ एशिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, बोरियल कहाँ है? बोरियल हाई लैटिट्यूड में होता है, यानी कि आपका यहाँ पे नदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगा। साथ ही अगर टेम्परेट की बात करें तो टेम्परेट इस वाले एरिया में है, तो उसके बाद आपका टेम्परेट देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल है, उसके बाद बोरियल है, फिर टेम्परेट है, और सबसे कम सब ट्रॉपिकल है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक आपसे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने भी आ सकता है, तो ट्रॉपिकल, उसके बाद बोरियल, फिर टेम्परेट, फिर सब आपका सब ट्रॉपिकल। अब आते हैं कुछ यहाँ पे जो फॉरेस्ट असेसमेंट फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जो 2020 का है उसमें से क्या फाइंडिंग निकल कर आया है उस रिपोर्ट के बारे में भी देख लेते हैं। फॉरेस्ट रीजनरेशन की बात की जा रही है, यानी कि जंगल को फिर से यहाँ पे रीजनरेट किया जा रहा है, तो ये थोड़ा कम हो गया है। अगर हम लोग बात करें कि फॉरेस्ट जो है यहाँ पे रीजनरेट करने का यहाँ पे जो फंडा है वो आज के डेट में आपको कम देखने को मिलेगा 1990 से, और एशिया में हाईएस्ट नेट गेन देखने को मिला है फॉरेस्ट एरिया का, और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट लॉस देखने को मिला है। तो ये दोनों कंट्री कॉन्टिनेंट भी याद रखना है, एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट की जंगलों की जो यहाँ पे जनसंख्या है जनसंख्या तो नहीं बोलूँगी, फॉरेस्ट की जो यहाँ पे आबादी है, पूरी तरीके से आबादी भी वही होगी, फॉरेस्ट का जो घनत्व है वो यहाँ पे बढ़ा है, और साथ ही साथ अगर अफ्रीका में देखें तो यहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो कम हुआ है। प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो 80% तक, यहाँ पे 18% तक फॉरेस्ट है जो कि प्रोटेक्टेड एरिया में है। साउथ अमेरिका में आप देखोगे तो हाईएस्ट शेयर है। उसके बाद 10% अगर हम लोग वर्ल्ड की फॉरेस्ट की देखें तो वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर है। 93% अगर फॉरेस्ट एरिया आप देखोगे तो यहाँ पे नेचुरली रीजनरेटेड फॉरेस्ट है, यानी कि अपने आप जो है ना, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, फल फ्रूट वाले पौधे कुछ ऐसे भी होते हैं, या फिर जंगली पौधे भी होते हैं जो कि अपने आप ही उग जाते हैं, तो ऐसे भी पौधे हैं जो कि अपने आप उग रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्लांटेड जो है, यानी कि हमारे द्वारा जो पौधा लगाया जा रहा है वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 7% है। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जो आग लग रहा है वो तो आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो गया, जिसके कारण ट्रॉपिक्स में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, और कार्बन स्टॉक भी डिक्रीज़ हो रहा है। फॉरेस्ट अगर डिक्रीज़ होगा तो कार्बन स्टॉक भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा जंगल होगा, जंगल का काम ही है कि फॉरेस्ट को यहाँ पे एटमॉस्फेयर से कार्बन को एटमॉस्फेयर से ट्रैप कर लेना, तो कार्बन स्टॉक बहुत ज़्यादा होता है जंगल वाले एरिया में, लेकिन कार्बन स्टॉक भी कम देखने को मिल रहा है क्योंकि जंगल भी यहाँ पे कम हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट फायर के बारे में। अगर हम लोग इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि लास्ट ईयर 2019 में आया था, तो इसमें ये बताया गया था ना कि 2019 में 30,000 से भी ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स थे जो कि रिपोर्ट किए गए हैं फॉरेस्ट फायर के। अगर हाफ ऑफ द इंडिया का फॉरेस्ट अगर हम लोग देखें जिसमें कि आग लगने का संभावना है, तो ये इंडिया के पूरे जंगल में से हाफ जंगल ऐसे है जिसमें कि आग लगने की संभावना है। 40% तो ऐसे है जो कि ओकेजनल फायर होता है, मीन्स कभी कभी आपको देखने को मिलेगा किसी किसी ओकेजन में, लेकिन 5% ऐसे भी जंगल है जो कि फ्रिक्वेंट फायर लगता है। साथ ही 1% ऐसे है जो कि हाई रिस्क में, तो हाई रिस्क वाले जो फॉरेस्ट है हमारे यहाँ वो बहुत कम है, लेकिन ओकेजनल फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो यही चीज़ें बताई गई है। आप समझ सकते हो कि 30,000 केसेस यहाँ पे निकल कर आए थे। मोस्ट ऑफ द जो प्रोन एरिया है, कहाँ कहाँ पे आपका फॉरेस्ट में आग लगना बहुत ज़्यादा ये दिखाता है कि आग लग सकता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न का है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की जंगल है, सेंट्रल पार्ट का यहाँ पे जंगल है। अगर इम्पैक्ट का बात करें तो यहाँ पे आग लगने से क्या होता है, जंगल में कुछ जो फ्लोरा एंड फौना होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पे विलुप्त होते हुए दिखेंगे, उनका रहने का जगह ख़त्म हो जाता है। एयर पॉल्यूशन बढ़ता है क्योंकि बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस की इमिशन होती है। वाटर पॉल्यूशन हो जाती है क्योंकि जो जंगलों में आग लगता है तो उसके बाद हवा से सारे रन ऑफ हो जाते हैं, वाटर में गिर जाते हैं। फिर यहाँ पे वीड्स की जो है स्प्रेड हो जाती है, बढ़ने लगता है स्पीड की ग्रोथ, और वीड की ग्रोथ यहाँ पे बढ़ने लगता है। सॉइल इरोजन बहुत तेज़ी से होने लगता है, रीजनरेशन का लॉस हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, लैंड स्लाइड यहाँ पे होने लगता है। तो ये सारे कुछ इम्पैक्ट है जो कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर से देखने को मिला है।
लेकिन फॉरेस्ट फायर का कॉजेज़ क्या है, क्या कारण है जिसके कारण जो है जंगलों में आग लग रहा है? तो दो तरीके का है, एक तो नेचुरल देखते हैं, एक तो एंथ्रोपोजेनिक देखते हैं। नेचुरल के क्या होता है कि लाइटनिंग, जो आपका बिजली कड़कता है, लाइटनिंग होती है, तो उसके कारण जो है फॉरेस्ट में आग लगती है। हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, बहुत दिन से, बहुत लंबे समय से आप देखोगे कि अगर 1 महीना 2 महीना बहुत ही ज़्यादा सूखा वाला जो मौसम होता है, गर्म वाली मौसम होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ड्राई फ्यूल आपको देखने को मिलेगा, सॉ डस्ट और लीव्स जो है पूरे सूख के जो है एकदम होता है ना कि पूरी तरीके से ड्राई हो चुके हैं। तो ये सारा रीज़न है जिसके कारण आग लगता है। एंथ्रोपोजेनिक में अगर हम लोग देखें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पे है, विलेजर्स के द्वारा जो यहाँ पे आग का इस्तेमाल किया जाता है जानवरों को भगाने के लिए, तो इस तरीके के कारण भी जो है ना यहाँ पे आग लग जाता है। तो स्टेप्स क्या क्या लिया गया है सरकार के द्वारा कि इस तरीके से आग को कम किया जाए? तो सबसे पहला सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर करना, जैसे कि नासा का यहाँ पे मोडीज़ है, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेज स्पेक्ट्रोडायमीटर। तो इससे नासा का मॉडीज़ है, इससे क्या होता है कि वो देखते रहते हैं कि आग लगने की संभावना कहाँ है और कहाँ आग लग रहा है, तो इनिशियल स्टेज में ही उसको संभाल लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान है फॉरेस्ट फायर का, जो कि 2018 में निकल कर आया। सेंट्रली स्पॉन्सर यहाँ पे देखोगे कि फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम है, यानी कि ऐसा स्कीम है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है यहाँ पे आपका मैनेज किया जाता है फॉरेस्ट को, जंगल में जो आग लगता है उसको मैनेज किया जा सकता है। तो ये सारे यहाँ पे स्टेप्स लिए गए हैं जिसके थ्रू जो है फॉरेस्ट फायर को यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख ले अपना इंडिया के मैप में कि किस किस एरिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आग लगता है, तो आप लोग अपने स्टेट को भी देख सकते हो कि आपके यहाँ पे जो है जंगलों में आग लगने की संभावना किस लेवल पे है। तो एक्सट्रीमली अगर हाई हम लोग यहाँ पे देखें तो एक्सट्रीमली हाई जो है वो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में देखने को मिल रहा है, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, तो ये वाले एरिया में देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे भी है, उड़ीसा में भी है, कुछ यहाँ पे छत्तीसगढ़ वाले एरिया में भी है, कुछ आंध्र प्रदेश में भी है। तो इस तरीके से आपका कुछ कुछ जो है बटा हुआ है। वेरी हाई अगर हम लोग देखें तो वेरी हाई में भी यही सारा जोन आ जाएगा, ठीक है। हाई और वेरी हाई में यही देख सकते हो। हाईली फायर प्रॉन में अगर हम लोग देखें कि और कहाँ कहाँ है, तो उत्तराखंड की जंगल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। मध्य प्रदेश का आप देख सकते हो, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट की भी और भी स्टेट आप देख सकते हो, यहाँ पे भी जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है। वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है। तो लगभग लगभग आपको देखने को मिलेगा कि हाईली फायर प्रॉन जो है एरिया है। मॉडरेट भी फायर प्रॉन एरिया जो है आपको यही सारे रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला रीज़न और ये वाला रीज़न। लेस अगर आप लोग देखोगे कि फायर प्रॉन कहाँ है, तो कहाँ कहाँ ब्लू है, जहाँ जहाँ पे भी आपको ब्लू देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट पूरा है, ठीक है। हाफ ऑफ द में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोन है और हाफ ऑफ द एरिया में जो है लेस फायर प्रोन है। तो इसके बेसिस में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आप लोग जिस स्टेट में आते हो वहाँ पे क्या कंडीशन है इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, यानी कि गलत तरीके से जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है उसके लिए यहाँ पे आपका क्या ज़ोरदार है, क्या क्या यहाँ पे काम किया जा रहा है, उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो न्यूज़ में क्यों है ये, क्योंकि जो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उनके द्वारा ये फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया है, जिसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। मनी लॉन्ड्रिंग जो कि ब्लैक मनी को धो के यहाँ पे वाइट मनी यहाँ पे बना दिया जाता है, तो इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और गलत तरीके से अगर यहाँ पे स्पेशीज़ के कुछ भी, जैसे खाल हो गए या वगैरह कुछ भी, अगर उनका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी किया जाता है, तो ये आपका इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के अंदर आता है। अब यहाँ पे हम लोग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में देख लेते हैं। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया है कि वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जो होता है ये एक ग्लोबल थ्रेट है, यानी कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये एक तरीके का थ्रेट देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ भी इसको लिंक कर सकते हैं। जैसे कि आज के डेट में मॉडर्न स्लेवरी हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ये आर्म्स ट्रेड हो गया, गलत तरीके से जो हथियार वगैरह का आपका व्यापार होता है। इलीगल ट्रेड अगर आप देखोगे तो इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है। गलत काम जो आप देखते हो, ब्लैक मनी वगैरह, ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। और एक साल में अगर आप देखोगे तो $23 बिलियन तक का यहाँ पे बताया जा रहा है। एस्टिमेटेड जो $23 बिलियन पर ईयर है। वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इलिसिट यहाँ पे ट्रेड है, नारकोटिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ट्रेड इन काउंटरफिट गुड्स में। तो 4 तरीके का आपको याद रखना है कि जो इलिसिट ट्रेड है, यानी कि गलत तरीके से जो व्यापार होता है जिसमें रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, तो फर्स्ट नंबर पे तो आता है नारकोटिक, जो कि ड्रग्स वगैरह। अभी आप लोग देख रहे हो रिया चक्रवर्ती वाली केस, जो कि वो NDPS में के एक्ट के थ्रू जो है वो यहाँ पे अभी उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं।
सेकंड है कि ये नार्कोटिक ड्रग्स जो है बहुत ही बड़ा, इसमें आप देखोगे कि मनी का बहुत ज़्यादा हेर फेर होता है। फिर सेकंड आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखने को मिलेगा, ह्यूमन बीइंग का जो तस्करी होता है, चोरी करके इधर से उधर जो बेच दिया जाता है लोगों को, ये भी एक गलत काम है। साथ ही ट्रेड इन काउंटरफिट गुड, जो यहाँ पे नकली सामानों का जो आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रॉफिट है। चौथा आ जाता है क्या, तो ये इलीगल जो ट्रेड होता है हमारा, इस तरीके से वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। तो ये चार ऐसे याद रखना है जो कि गलत तरीके से यहाँ पे पैसा कमाने का एक यहाँ पे जरिया है। इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है लोग करते हैं, रेवेन्यू भी यहाँ से जनरेट होता है, सबको फ़ायदा भी होता है, लेकिन इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट होता है हमारे स्पीशीज़ की कंजर्वेशन में थ्रेट। एक जगह जहाँ सरकार जो है हमारे स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स लाते हैं, प्रोग्राम लाते हैं, उसको वो लोग मैनेज करके चलते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ आप लोग सोचो कि यहाँ पे जो भी सरकार का स्कीम लाया जा रहा है, उनको जीरो साबित करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि गलत तरीके से वो सारे स्पीसीज़ का जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, या फिर उनका जो है खाल वगैरह, दांत वगैरह, इस तरीके से जो है उनका बॉडी पार्ट्स भी ट्रेड होता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि जो कंजर्वेशन स्कीम चल रहा है उसमें कितने पैसे खर्च होते हैं, लोगों की पावर खर्च होती है, एक आप लोग देखो कि लोगों का टाइम उसमें जा रहा है, लेकिन यहाँ पे उसमें बहुत बड़ा थ्रेट देखने को मिलता है। ह्यूमन हेल्थ के लिए भी रिस्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है जिसमें कि आप लोग देखते हो कि कई ह्यूज नंबर ऑफ लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, इवन आदमियाँ भी होते हैं, आदमी लोग भी होते हैं जिनको कि इस तरीके से बेचा जाता है, खरीदा जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है, इससे कई तरीके की बीमारी भी आपको देखने को मिलता होता है। तो बहुत बड़ा लिंक है इसके पीछे, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है, कई बार बच्चों को जो है हाथ पैर तोड़ ताड़ के उनको भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है, या फिर उनको एक मोहरा बनाया जाता है, टेररिस्ट में उनको जो है डाल दिया जाता है, वो ISI या फिर आप ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम होता है उसका उनको पार्ट बना दिया जाता है। या फिर हम लोग लोन वुल्फ अटैक देखे थे कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अकेले अकेले जो है अपने आप को पूरे भीड़ में बॉम्ब के थ्रू जो है वो अपने आप को भी मार लेते हैं, और पूरे बहुत सारे ह्यूज मास ऑफ पॉपुलेशन को भी वो मार देते हैं। तो इस तरीके का जो है केस किया, इस तरीके का यहाँ पे होता है। तो आप लोग समझ रहे हो कि ह्यूमन हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो प्रोस्टिट्यूशन का भी यहीं से आपको निकल कर आता है, तो उससे भी बहुत सारी डिजीज़ फैलती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क होता है। साथ ही नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज और जो लोकल कम्युनिटी है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। मेनली आप लोग देखोगे कि इस तरीके का गलत जो व्यापार होता है, इंटर कंट्री जो ट्रेड होता है, इंटर स्टेट ट्रेड होता है, वो करते कौन है? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग वही संगलित होते हैं ना जो उस एरिया में रहते हैं। आप लोग देखो कि जो इंटर स्टेट का जो बॉर्डर वाला एरिया है, नक्सलाइट एरिया कहा जाता है बहुत सारे, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ या फिर नॉर्थ स्टेट में कहीं भी चले जाओ, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि बॉर्डर में रहने वाले लोग क्या करते हैं ना कि जब यहाँ पे सामान आना जाना होता है उस बॉर्डर से, तो वो लोग चोरी करते हैं, वहाँ से वो लोग जो है गलत तरीके का व्यापार करवाते हैं। ये सारा चीज़ होता है जो कि इससे क्या होता है ना कि वहाँ के लोकल कम्युनिटी सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाते, वो गलत तरीके से डेवलप होते हैं। और गलत तरीके से डेवलप होना वो शॉर्ट टर्म के लिए डेवलपमेंट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम है। साथ ही अगर हम लोग ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड की बारे में अगर इंडिया में देखें, तो इंडिया में भी ये अछूता नहीं रहा है। वर्ल्ड लैंड एरिया का इंडिया में आप देखोगे सिर्फ 2.4% है, बट कंट्रीब्यूट कितना करता है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ में? तो ये 8% करता है, जिसमें कि 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट है, 91,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल है, जो कि ग्लोबल वाइल्ड लाइफ में जो है हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इंडिया में तो आप जानते हो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ जानवरों की, प्लांट की स्पीसीज़ की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थ्रेट है बहुत बड़ा इस तरीके का गलत काम का। तो मोस्ट ट्रैफिक जो स्पीसीज़ है वो कौन कौन से ऐसी स्पीसीज़ है जिनका डिमांड बहुत है मार्केट में? एक तो टॉर्टोइज है, पैंगोलिन्स है और सी हॉर्स है। मेन रीज़न क्या है इनका? मेन रीज़न है कि इंडिया जो है ना एक पोरस इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है। आप देखोगे कि इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट जो है पूरी तरीके से लैंड से ये घिरा हुआ है, सदर्न पार्ट हमारा जो है वो ओशन से घिरा हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा लैंड जो हमारा इस तरीके से इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है, तो उसमें भी आप देखोगे कि एक साइड तो हमारा पाकिस्तान है जो कि हमें ले डूबता है कई बार, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर आप देखते हो कि यहाँ पे जो ट्रेड का आना जाना होता है वैसे तो नहीं होता है बहुत सारा, लेकिन जो भी होता है वो गलत ही होता है। मतलब कि आप जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में देखोगे वहाँ पे जो है लोकल कम्युनिटीज़ भी बर्बाद होते हैं, उनके कारण जो है बहुत सारे जो लोग वहाँ के रहते हैं वो सारे भी बर्बाद होते हैं, और काम भी वहाँ पे बर्बाद वाला ही होता है। सेकंड आप लोग देखो कि चाइना से हमारा लिंक है, तो चाइना से जो हमारा बॉर्डर शेयर होता है उसमें कितना आसान रहता है, कितना शांति रहता है, हर समय तो वहाँ कहीं ना कहीं चाइना जो है दिक्कत जो है वो बैठाते ही रहते हैं। तो इस तरीके से देखो कि मेन रीज़न यही है कि हमारे पड़ोसी और हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना वो सही तरीके से नहीं है, हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री जो लैंड वाला जो बाउंड्री है ना वो सही नहीं है।
लेकिन इसको रोकने के लिए सरकार कुछ ना कुछ तो कदम उठा ही रही होगी। ऐसा थोड़ी कि सरकार हमारी हाथ पे हाथ धर के बैठे, नहीं। हमेशा हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा कि हमारी गवर्नमेंट बहुत एक्टिव होती है। पहला अगर हम लोग देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड किया गया था 42nd अमेंडमेंट करके, जिसमें कि आर्टिकल 51A में देखने को मिलेगा कि ये कहा गया है कि हर एक सिटीजन्स को जो कि इंडिया में रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, नेचुरल इन्वायरमेंट को जो है इम्प्रूव करना है। अब इसमें क्या क्या बात आ गया, तो पहला है कि हमें अपने जंगलों का यहाँ पे ख्याल रखना है, हमारे जो लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, सबको यहाँ पे कंजर्व करके चलना है। कुछ कानून और गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी देख लेते हैं। तो जो 1800 स्पीशीज़ जो हमारे यहाँ वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स और उनके डेरिवेटिव है, उनका ट्रेड रोका गया है किसके थ्रू, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिशंस, रेस्ट्रिक्टेड यहाँ पे ट्रेड भी है, कुछ ऐसे स्पीसीज जो कि जिनका ट्रेड व्यापार नहीं करना है। सेकंड, हमारे यहाँ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 है, यानी कि अगर जानवरों के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार होता है तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रिवेंशन का रखा गया है। सेकंड है कि इंडियन पीनल कोड आप देखो, आईपीसी की सेक्शन 428 है और 429 है, जिसमें कि अगर कोई भी तरीके का आप किसी भी मैमल्स को, किसी भी स्पेशीज़ को अगर मारते हो, पोच करते हो या फिर जहर देते हो या फिर टॉर्चर करते हो तो एक कॉग्निजिबल ऑफेंस है। कॉग्निजिबल ऑफेंस कहने का मतलब कि आपको बेल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी, और एक ह्यूज यहाँ पे पनिशमेंट भी है और ह्यूज फाइन है और रिगरस पनिशमेंट भी है। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस इसको कहा जा रहा है। नेक्स्ट, हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी है, जो कि एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है। ये काम किसके अंदर करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एक्शन के, क्लाइमेट चेंज के तहत ये काम करते हैं, जिससे कि जो ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम होता है ना कंट्री में, उसको यहाँ पे रोकने के लिए है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो रिसेंटली इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा एक न्यू रूल यहाँ पे अनवील किया गया एक्जॉटिक एनिमल ट्रेड के लिए। इस रूल्स के हिसाब से क्या है कि जो एक्जॉटिक लाइव स्पीसीज़ है, वो एनिमल है जिनको यहाँ पे अपेंडाइसिस 1, 2 और 3 में रखा गया है, वो भी कन्वेंशन ऑन ये साइट्स के कन्वेंशन में। तो इनमें जो है ना कुछ स्पीसीज़ आपका नहीं इंक्लूड किया गया है, जो कि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में है। तो इसमें जो स्पीसीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है साइट्स के यहाँ पे अपेंडाइसिस में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल भी है जिनके द्वारा एक इन्वेंट्री यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है कुछ ऐसे स्पीसीज़ का, जो और साथ ही साथ उनको राइट टू इंस्पेक्ट भी कहा गया है, यानी कि कुछ ऐसे ट्रेड है जिसकी कि ऐसा व्यापार होता है जिसको कि यहाँ पे इंस्पेक्शन भी करने का अधिकार है। तो ये सारे कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं। कुछ और इनिशिएटिव अगर हम लोग देख ले तो लोकल कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन भी रखा गया है। 15 ईयर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान रखा गया है 2017 से 31 तक का। स्पेशल फोकस दिया जाएगा उन सारे लोगों को जो कि पीपल्स पार्टिसिपेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। डिमांड रिडक्शन यहाँ पे कैंपेन्स है। अगर मई 2019 में देखें तो वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पे क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है उनके द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, और वो भी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट के कोलैबोरेशन के साथ, और रखा गया है कि नॉट ऑल एनिमल माइग्रेट बाय चॉइस, यानी कि अपने चॉइस के हिसाब से सारे एनिमल जो है माइग्रेट नहीं करते, उनको ज़बरदस्ती भी कराया जाता है। तो ये सारी बात है। अब इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंट्रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की बात करते हैं। सबसे पहले आता है ट्रैफिक, इसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ट्रैफिक को इस्टेब्लिश किया गया है 1976 में। एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, एक जॉइंट प्रोग्राम है WWF और IUCN का। ये जो काम करते हैं ये नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर करते हैं, और साथ ही साथ जितने भी तरीके का इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है उसको यहाँ पे रोकने के लिए ये काम करते हैं। उसके अलावा साइट्स है, वाशिंगटन कन्वेंशन है, 1973 में इसको साइन किया गया था, और एक मैकेनिज्म यहाँ पे लाया जाता है जिसके थ्रू जो ट्रेड होता है ना वाइल्ड लाइफ में उसको यहाँ पे आपका रेगुलेट किया जाता है। साथ ही इंडिया साइट्स का मेंबर है, ध्यान रखना है। IFAW है, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल वेलफेयर और कंजर्वेशन चैरिटी है वर्ल्ड में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या काम करते हैं कि जो एक इंडिविजुअल एनिमल है उनको रेस्क्यू करते हैं, उनको बचाते हैं, उनके रहने की जगह को बचाते हैं, और सेफगार्ड पॉपुलेशंस, उनका जो पॉपुलेशन है उनको भी सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ ग्लोबल वाइल्ड लाइफ अगर ट्रैफिकिंग क्राइसिस भी देखें तो UNEP के द्वारा यहाँ पे वाइल्ड फॉर लाइफ कैंपेन चलाया जा रहा है जो कि साइट्स के साथ ये काम करते हैं। तो बहुत सारा यहाँ पे आप लोग देखोगे कि स्पीसीज़ को यहाँ पे रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए बहुत सारा काम किया गया है। WCC भी जो यहाँ पे मैंडेट करती है, यानी कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, कि यहाँ पे इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना है, कोलैट करना है जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड है। साथ ही यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक भी यहाँ पे क्रिएट करने का काम किया जा रहा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस भी किया जाता है कोई भी इशू अगर वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड है, चाहे वो नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल रेमिफिकेशन के लिए हो।
तो ये सारी कुछ कहानियाँ हैं जो कि आपको याद रखना है। कहानियाँ नहीं है, ये सारी कुछ आपके कट टू कट पॉइंट्स है जो कि आपके डायरेक्टली यहाँ से किसी भी तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको तो रेडी होना ही होगा, ठीक है। अब आइए कुछ और इससे रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड अगर कुछ स्पीशीज़ फ्लोरा एंड फौना जो न्यूज़ में रहे, जिससे कि क्वेश्चंस आपका डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछा ही जाएगा। एक ऐसे कुछ प्लांट का नाम ले लेते हैं, कुछ स्पीशीज़ का नाम ले लेते हैं, तो उनके बारे में कुछ उनका विशेषता पूछ लेते हैं, या फिर वो कहाँ मिला है वो पूछ लेते हैं, उनका लोकेशन पूछ लेते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन पेपर को टफ बनाता है। तो उस टफ़ वाले जो क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन जो टफ़ बनाने के लिए आता है, अगर उस क्वेश्चन को आप लोग सही मार्क करते हो ना, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। आइए पहला देख लेते हैं, यूरेशियन ओटर है। ये एक सेमी एक्वेटिक मैमल है जो कि यूरेशिया का है, और फर्स्ट टाइम जो है ये देखा गया है वो भी उड़ीसा में, ठीक है। ये यूरेशिया का है, लेकिन फर्स्ट टाइम हम लोग अपने कंट्री में देखे, तो याद रखिएगा यूरेशियन ओटर है, तो नाम में ही यूरेशिया है, तो ये यूरेशिया का है। यूरेशिया कहने का मतलब है कि एशिया और यूरोप को मिलाकर जो है यूरेशिया कहा जाता है। तो हमारे कंट्री में ये उड़ीसा वाले एरिया में पाया गया है। IUCN की स्टेटस जरूर ध्यान रखिए, नियर थ्रेटेंड है। थ्रेट अगर देखें तो इसको पॉल्यूशन से यहाँ पे डर है, हैबिटाट लॉस हो रहा है, रोड किल हो रहा है, तो ये सारा इनका यहाँ पे थ्रेट है। रेड पांडास स्पीशीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी किया गया है, वो भी इंडेंजर्ड मैमल में। तो रेड पांडा जो एशियन हाई माउंटेन का है, ये 2 डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ है। एक चाइनीज़ रेड पांडा है, एक हिमालय रेड पांडा है। तो वही बात हो गया, एक इंडिया है, एक चाइनी है। तो चाइनीज़ रेड पांडा, हिमालयन रेड पांडा। हिमालयन रेड पांडा जो कहाँ कहाँ है, तो इंडिया के साथ साथ नेपाल, भूटान, नदर्न इंडिया, नदर्न म्यांमार, तिब्बत और वेस्टर्न यूनान जो प्रोविंस है चाइना में, उसमें। अब ये बोल दिया जाएगा एक स्टेटमेंट कि हिमालय जो रेड पांडा है वो सिर्फ इंडिया में ही है, तो ऐसा नहीं है। आप लोग देख सकते हो जहाँ जहाँ हिमालय है वहाँ वहाँ ये पांडा मिलेगा। चाइनीज़ रेड पांडा कहाँ है, तो ऑब्वियस है कि चाइना के ये सिचुआन और गुआन जगह पे है। हंटेड फॉर, इनको मारा जाता है खाने के लिए। और IUCN स्टेटस अगर देखें तो इंडेंजर्ड है। वाइट जिराफ की बात करें तो पोचर्स जो है उनके द्वारा 2 रेयर वाइट जिराफ था नॉर्थ ईस्ट केनिया में, उनको मार दिया गया। और अब बस एक ऐसा एनिमल रह गया, यानी कि वाइट जिराफ, ठीक है। नॉर्मल हम लोग तो जिराफ देखे जो डिफरेंट कलर का आपको ऑरेंज टाइप का देखने को मिलेगा, लेकिन ये वाइट जिराफ के बारे में कहा जा रहा है। इसका IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है। और वाइट अपीयरेंस क्यों है जिराफ का, क्योंकि यहाँ पे आपका ल्यूसिज्म के कारण है, एक जेनेटिक कंडीशन है जिसके कारण स्किन सेल्स जो है ना उसमें कोई पिगमेंटेशन नहीं होता। कहने का मतलब है कि उसमें कोई कलर नहीं होता। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड बन जाता है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आ जाएगा कि ल्यूसिज्म क्या होता है, ठीक है। इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये लाइन टेल्ड मकाओ है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, और ये क्रैब ईटिंग है। ये क्रैब ईटिंग मकाओ है और साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगा। फ्रेश वाटर हैबिटाट से ये एसोसिएटेड है। ऑस्ट्रेलेशिया में पाया जाता है। इंडो मलयान जो रिल्म है, यानी कि जो ग्रेट निकोबार के पास पाया जाता है, उसमें ये पाया जाता है। IUCN रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न्ड है। हिमालय इबेक्स है। हिमालय इबेक्स जो है वो ट्रांस हिमालय रेंज में है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। और ये सिबेरियन इबेक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। हिमालयन इबेक्स की बात करें तो वो इसको हम लोग पीन वैली नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में, और साथ ही साथ जो कांजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा ये कांजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये दोनों सेंचुरी आपका अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, लिस्ट कंसर्न्ड है, और साथ ही साथ शेड्यूल 1 में भी रखा गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। ग्रे सील की बारे में बात करें तो 100 ऑफ ग्रे सील जो है ना वो डेथ मिला है, वो भी बाल्टिक सी में। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाला बात है, क्योंकि सील सब कहाँ रहता है, आइस में रहता है, और आइस आज के डेट में पिघलते जा रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। इसके कारण बहुत सारे सील्स जो है वो मर गए हैं। साथ ही ब्लू थ्रोटेड मॉस्को है, तो मकाओ है, ये आपका लार्ज पैरोट, बहुत बड़ा पैरोट होता है। और साथ ही साथ इसका हैबिटाट कहाँ है, फॉरेस्ट में, सवाना, ग्रासलैंड में, साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है। और साथ ही साथ IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साल फॉरेस्ट टॉर्टोइस और एलोंगेटेड है। अगर रिसेंट स्टडी के हिसाब से देखें तो 90% जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है साल फॉरेस्ट टॉर्टोइस का, तो वो यहाँ पे करंट जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है उसके अंदर आता है। इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे टॉर्टोइस है एक, तो इसका नाम देख लीजिए, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। डुगोंग है, वर्ल्ड डुगोंग डे 2020 सेलिब्रेट किया गया था 28 मई को, जिसका यहाँ पे थीम है सेव डुगोंग सेव लाइवलीहुड।
तो डुगोंग को यहाँ पे सी काओ भी कहते हैं, तो सी काओ से क्वेश्चन आया गया है प्रीवियस ईयर में। तो ये वर्ल्ड का ओनली यहाँ पे वेजिटेरियन मैराइन मैमल है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। देखिए जो एक्सेप्शनल चीज़ें होती है और जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो चीज़ें होती है ना, उस पर यूपीएससी बहुत प्यार से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोग को भी उतनी ही प्यार से चीज़ों को याद करनी है। चारों अगर मुसेल की बात करें तो ये इन्वेसिव मिसेल है जो कि साउथ और सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट में है, और ये इंडिकेटर है, यानी कि वाटर की क्वालिटी कैसी है इससे ये पता चलता है चारों मुसल्स अगर उस एरिया में है तो। उसके बाद ये है आपका पिनांगा, तो पिनांगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेयर पाल्म है जो कि साउथ अंडमान आइलैंड में है, तो इतना ध्यान रखना है। इतनी चीज़ें देखिए रट नहीं सकते आप, लेकिन हाँ जो मेन है वो आप लोग को ध्यान में रखना है जो मैं बता रही हूँ। अंथूरियम रिसेंटली नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के द्वारा ये फैसिलिटेट किया गया मास मल्टीप्लिकेशन और लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो कि 4 वैरायटी ऑफ अंथूरियम की है, ठीक है। तो ये आपका टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू पता चला है। अंथूरियम क्या है? अंथूरियम एक डोमेस्टिक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि यहाँ पे एयर को और एयर प्योरीफायर के लिए जैसे जाना जाता है, और जो हार्मफुल यहाँ पे एयर बाउंड केमिकल्स है उसको रिमूव करने के लिए ये जाना जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नासा के द्वारा भी इसको लिस्ट किया गया है एयर प्योरीफायर प्लांट, तो अब नासा भी यहाँ पे कूद चुका है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है? तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, ये ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और साथ ही साथ ये नेशनल इनिशिएटिव है जिसके थ्रू ग्रास रूट जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन है इसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करता है, और जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको यहाँ पे ये आपका आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज को भी यहाँ पे स्ट्रेंथन करता है। तो इतने सारे स्पेशीज़ का नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, इनकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक जो कि यूनिक है उसको ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही रखते, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या है, तो एक जगह वो सारी चीज़ें देख लेंगे। आज बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हम लोग 3 महीने के यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।